बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 3 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। बच्चों ये प्रश्नावली जिस कंसेप्ट पर आधारित है उसकी चर्चा हमने भाग 2 में की थी, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और उसके अनुप्रयोग। देखिए प्रश्न संख्या 1, इसमें आपसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पिछले भाग में मैंने आपको सिखाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस प्रकार से दी गई दो संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए पहला भाग है 135 और 225। तो आप हल में लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम जानते हैं कि A तथा B कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तब A को लिखा जा सकता है BQ प्लस R के रूप में, जहां R का मान 0 से लगाकर कहाँ तक होता है, B तक होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, बड़ी संख्या को हम A मानते हैं, छोटी संख्या को B मानते हैं। हर एक चरण में हम इसी प्रमेय का उपयोग करेंगे, और पहुंच जाएंगे HCF तक। उसी को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए चरण एक यहाँ पर A बराबर तो हो जाएगा 225 बराबर BQ, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, प्लस शेषफल कितना बच जाएगा, 90। जिस चरण में शेषफल 0 आएगा उस चरण का B आपका अभिष्ट HCF होगा। तो आपने लिखा A इक्वल टू BQ प्लस R, शेषफल 0 नहीं आया, तो चरण संख्या 2। फिर देखिए A, अब की बार A हो जाएगा 135, B हो जाएगा 90, Q और R के मान हम निकाल लेंगे। कैसे, 90 का भाग लगाइए 135 में एक बार, शेषफल बचेगा 45। शेषफल कितना बचेगा, 45। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया, तो चरण संख्या 3 में आ जाइए। यहाँ देखिए A कौन, अब की बार 90 इक्वल टू BQ प्लस R, शेषफल 0 आ गया है क्योंकि R बराबर 0, अतः HCF किसका, 135 और 225 का कितना आ जाएगा बच्चों, जिस स्टेप में R का मान 0 आया उस स्टेप का B हमारा क्या होता है, अभिष्ट HCF। ऐसा ही किया था हमने पिछले भाग में। तो यहाँ से आपके पास HCF आ जाएगा 45। प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए भाग 2 देखते हैं बच्चों। 196 और 38,220 और 196 का HCF निकालना है। तो हल लिखेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन लिखकर फिर हम लिखेंगे चरण संख्या 1। A, बड़ी संख्या A इक्वल टू BQ प्लस R, Q और R का मान निकालेंगे। 196 का भाग लगाएंगे 38,220 में, तो 195 बार चला जाएगा और शेषफल बचेगा 0। चरण 1 में ही शेषफल 0 बच गया है, इसलिए इसी चरण का B जो है वो आपका अभिष्ट HCF है। 38,220 और 196 का HCF हो जाएगा B, अर्थात 196। बात समझ में आई। चरण कितने भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने उदाहरण संख्या 1 में देखा था, 7 चरण के बाद आपको शेषफल 0 मिला था। यहाँ पहले ही चरण में शेषफल 0 मिल गया है, तो पहले ही चरण में जो B है
वही आपका क्या होगा, अभिष्ट HCF होगा। भाग 3 देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। दो संख्याएं दी गई हैं वही 867 और 255। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे, A इक्वल टू B Q प्लस R। 255 का भाग लगाइए 867 में, 3 बार भाग चला जाएगा, 102 शेषफल बच जाएगा। स्टेप टू 255 अब के A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो B Q 2 बार भाग चला जाएगा, 51 शेषफल बच जाएगा क्या, 204 255 में से 204 गए तो 51 बच गया। स्टेप तीन A अब की बार 102 हो जाएगा इक्वल टू B Q प्लस R, शेषफल 0 आ गया। HCF इसी स्टेप का B हो जाएगा 867 और 255 का HCF कितना आ जाएगा, 51। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 51। तो प्रश्न संख्या 1 में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तीनों भाग हमने हल कर लिए हैं। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। सोच के बताइए b का मान बिल्कुल 6 होने वाला है। bq + r के रूप से हम कंपेयर करेंगे तो b की जगह आपको 6 दिख जाएगा। हल में सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है, विषम धनात्मक हो या सम धनात्मक पूर्णांक की बात हो या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की या घनफल किसी की भी बात हो, धनात्मक पूर्णांक की बात मान रहे हैं हम। तो a को कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। हमने ना इसको विषम माना है ना सम माना है, हमने इसको सिर्फ क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक। अब हम सिद्ध करेंगे अगर ये विषम है तो इन तीनों में से एक रूप का होगा, अदरवाइज ये सम होगा। ये मान लिया एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b का मान मैंने मान लिया कितना, 6। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r का मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है। 0 से लेकर b तक हो सकता है, b नहीं होता। अब देखिए बच्चों स्थिति 1, स्थिति 1 में यदि हम r बराबर क्या लें, 0 ले लें, तब देखिए यदि r बराबर 0 है तब a इक्वल टू b की जगह कितना है 6, q प्लस r की जगह कितना 0। तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 3q, 2 गुणा 3q, अर्थात 2 उभयनिष्ठ आ गया। 2 गुणा कोई पूर्णांक क्या होता है, सम संख्या होती है। तो ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, ये एक सम संख्या प्राप्त होगी। अगर b का मान 6 है, r का मान 0 है, तो a इक्वल टू होगा 6q अर्थात 2 गुणा 3q अर्थात सम संख्या। फिर देखिए स्थिति 2, यदि r बराबर 1 है तब a इक्वल टू हो जाएगा 6q + 1। अब इसमें से क्योंकि 2 उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, इसलिए ये क्या है, विषम संख्या। फिर देखिए स्थिति 3, यदि r बराबर 2 है तब r की जगह हम 2 लें तब a इक्वल टू 6q + 2। इसमें से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा कोई पूर्णांक 3q + 1। 2 गुणा कोई भी पूर्णांक करोगे 3q + 1 से 2 को गुणा करोगे तो क्या आएगी,
सम संख्या आएगी तो आप इसे लिख देंगे सम संख्या। क्या लिख देंगे? सम संख्या। फिर देखिए स्थिति 4, r के जितने मान हैं उतनी स्थितियां आपको बनाकर चेक करनी पड़ेगी। स्थिति 4, यदि r का मान क्या लें? 3 है तब a इक्वल टू होगा 6q प्लस 3। अब इसमें से 2 उभयनिष्ठ नहीं आएगा, अर्थात इसको 2 गुणा पूर्णांक नहीं लिख सकते, अर्थात ये सम नहीं है, तो फिर ये क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या है बच्चों। फिर देखिए स्थिति 5, स्थिति 5, यदि r बराबर हो 4 तब a इक्वल टू होगा 6q प्लस 4। इसमें से 2 उभयनिष्ठ आ जाएगा 3q प्लस 2। तो ये कोई पूर्णांक है, इसको 2 से गुणा करोगे तो क्या आएगी? सम संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों? सम संख्या। तो ये अगर आप r का मान 4 लेते हैं तो a यानी 6q प्लस 4 एक सम संख्या है। फिर स्थिति 6, स्थिति नंबर 6, यदि r बराबर 5 है तब a इक्वल टू 6q प्लस 5 आएगा। क्या आएगी? विषम संख्या आएगी। क्या आ जाएगी? विषम संख्या, क्योंकि 2 उभयनिष्ठ नहीं आ रहा, 2 गुणा पूर्णांक के रूप में नहीं लिख पा रहे। तो अगर आप सभी स्थितियों को देखेंगे ध्यान से, b का मान 6 लें तब r का मान 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा। फिर r के प्रत्येक मान के लिए हम स्थिति में रखेंगे, प्रत्येक मान को a इक्वल टू बी क्यू प्लस r में लिखेंगे तो a इक्वल टू आएगा 6q, 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 या फिर 6q प्लस 5, जिनमें से बच्चों r का मान 0, 2 या 4 रहे तब a एक सम संख्या होती है, जबकि 1, 3 या 5 रहे तो a अर्थात धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? विषम होता है। अतः हम लिखेंगे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, विषम पूर्णांक का रूप 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। q एक क्या है? पूर्णांक। यही हमने दर्शाना था बच्चों, यही दर्शाना था, हमने आसानी से दर्शा दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। फिर देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी जिसे कहते हैं, की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं? कहानी को समझिए। 2 प्रकार के दल हैं, 2 प्रकार के आर्मी के सैनिक हैं। ये तो हैं 32 जिनके पास क्या है? बैंड बाजा है। और ये क्या हैं? कदम ताल करने वाले सैनिक हैं। इस प्रकार से मार्च करना है सैनिक बच्चों। सैनिक इन 616 सैनिकों को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इस तरीके से मार्च करना है कि स्तंभों की संख्या क्या रहे? अधिकतम रहे, अधिकतम स्तंभ बने, अर्थात सैनिकों का फैलाव थोड़ा ज़्यादा हो, अच्छा दिखे। तो देखिए स्तंभों की संख्या अधिकतम कब होगी? जब एक पंक्ति में अधिकतम लोग खड़े होंगे, एक पंक्ति में अधिकतम लोग खड़े होंगे। जैसे ये पहली
पहली पंक्ति है, यहाँ पर मैं जितने लोग खड़े कर दूंगा, जितने लोग खड़े कर दूंगा वो ही उनके पीछे लगेंगे बाकी लोग, और उतने ही स्तंभ बनेंगे। ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। तो आपसे पूछा है कि कितने अधिकतम संख्या में स्तंभों की संख्या क्या है। दोनों समूहों में समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इसका मतलब ये है कि इन 32 सदस्यों के जितने स्तंभ बने उतने ही स्तंभ क्या होने चाहिए, इन 616 सदस्यों के होने चाहिए। तो ऐसी आपको एक बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो इस 32 को भी डिवाइड करे और 616 को भी डिवाइड करे। अभिष्ट संख्या क्या होगी बच्चों? बिल्कुल HCF। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती हो क्या कहलाती है? उनका HCF कहलाती है। उनका सर्वाधिक सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड वह संख्या होती है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? हल में देखिए, क्योंकि दोनों दलों के स्तंभों की संख्या समान तथा अधिकतम होनी चाहिए, अतः अभिष्ट अधिकतम स्तंभों की संख्या वो होगी HCF 32 और 616 का। कैसे निकालेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए, चरण एक बड़ी संख्या 616 को A मान लीजिए, छोटी संख्या 32 को B, Q और R पता कीजिए। 32 का भाग लगाइए 616 में तो 19 बार चला जाएगा, 8 शेषफल बच जाएगा। फिर आ जाएंगे हम चरण दो में। अब ये हो गया A, 32 हो गया A, 8 बन गया B, Q की जगह 4 प्लस R की जगह 0, क्योंकि R बराबर 0 आ गया है चरण 2 में, इसलिए HCF 32 और 616 का कितना आ जाएगा? 8। कितना आ जाएगा? 8। जिस स्टेप में R का मान 0 आता है उस स्टेप का B ही क्या होता है? HCF। चरण 2 में B 8 है, इसलिए HCF भी 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 8। लिख भी देंगे। अतः अभिष्ट स्तंभों की संख्या बराबर 8। कितनी हो जाएगी बच्चों? 8। फिर देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4 क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिए धनात्मक पूर्णांक को नहीं दिखाना। अब तक हम ये करते आए हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का सम, धनात्मक पूर्णांक का विषम रूप या समरूप, है ना। अब हमें धनात्मक पूर्णांक को नहीं दिखाना, उसके वर्ग को दिखाना है। उसका वर्ग किस रूप में होता है? 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपको दिखाना है किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग का रूप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। m क्या है? कोई पूर्णांक है। m क्या है? कोई पूर्णांक है। तो हल हम उसी तरीके से करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3, अतः
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? r का मान होता है 0 से b तक, यानी कि 0, 1 या 2। 3 तो हो नहीं सकता, b का मान 3 है तो 3 से तो छोटा ही होगा, तो 0, 1 या 2। अब हम r के मानों की प्रत्येक स्थिति में a का मान निकालेंगे और फिर a के वर्ग का रूप चेक करेंगे, a के वर्ग का रूप चेक करेंगे। तो लिखेंगे स्थिति 1, स्थिति 1, यदि r का मान 0 है तब a इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 0, तो a का मान आ जाएगा प्यारे बच्चों 3q। क्या हमें धनात्मक पूर्णांक का रूप देखना है या उसके वर्ग का? तो a का रूप नहीं देखना है, इसके वर्ग का रूप देखना है। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ तो आ जाएगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग, इधर आ जाएगा 9q स्क्वायर, यहाँ पे a स्क्वायर इक्वल टू 3 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, और यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा 3m, जहाँ देखिए बच्चों, जहाँ m बराबर है 3q स्क्वायर बराबर एक पूर्णांक, क्योंकि q पूर्णांक था तो किसी पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक होता है, उसको 3 से गुणा करोगे तो नया पूर्णांक आ जाएगा जिसको हमने बोल दिया है m। ठीक है, स्थिति 1 में किसी धनात्मक पूर्णांक a के वर्ग का रूप किस रूप में आ गया? 3 गुणा m के रूप में। फिर देखिए स्थिति 2, यदि r बराबर 1 है तब, r बराबर 1 है तब क्या होगा? तब a तो होगा 3q प्लस 1, और वर्ग करने पर a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। क्या आपको याद है a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरीके से गणना करते हैं? तो आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे यहाँ पर देखिए a स्क्वायर इक्वल टू आएगा 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2ab की जगह आ जाएगा 6q और b स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1। फिर देखिए बच्चों, यहाँ से a स्क्वायर में इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और ये लास्ट में 1, जिसको हम लिख देंगे 3m प्लस 1, जहाँ m अब की बार क्या है? ये भी कोई पूर्णांक है, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर पूर्णांक, ये भी कोई पूर्णांक है। स्थिति 2 में हमने इस संख्या को m मान लिया है, इस पूर्णांक को m मान लिया है, तो a स्क्वायर यानी कि धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग किस रूप में आ गया? 3m प्लस 1 के रूप में आ गया है बच्चों। अभी एक और स्थिति की जांच करना बाकी है, हम लिखेंगे स्थिति 3, यदि r बराबर 2 है तब a इक्वल टू 3q प्लस 2, यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर a स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q। देखिए 2ab, a गुणा b करोगे तो 6q आएगा, उसको 2 से गुणा करोगे तो 12q आ जाएगा प्लस 4। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, a स्क्वायर इक्वल टू मैंने लिखा 3, 9q में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 4q, यहाँ बच जाएगा 1 और इसको मैं लिख दूंगा 1। कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले इसको लिखा है 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4 को मैंने लिख दिया है 3 प्लस 1,
ताकि इन सब में से मैं 3 कॉमन ले सकूं। तो जब मैं कॉमन ले लूँगा तो ये बनेगा और इसको हम लिख देंगे 3m+1। क्या लिख देंगे? 3m+1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम दिखा सकते हैं 3m या 3m+1 के रूप में। जब हम b का मान 3 लें तो r का मान 0, 1 या 2 होगा। प्रत्येक स्थिति में देखिए जब r का मान 0 है तो a का वर्ग अर्थात a² 3m के रूप का होगा। r का मान 1 है तो a का वर्ग 3m+1 के रूप का होगा और r का मान 2 है तो a² क्या होगा? 3m+1 के रूप का होगा। अतः लिखेंगे स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है, जहाँ m क्या है बच्चों? पूर्णांक है। m क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, समझ में आ गया प्रश्न संख्या 4? कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घनफल या घन, अब की बार वर्ग की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं? घन की, अर्थात घात 3 की, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो हल में हम लिखेंगे बच्चों, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 9 मत लीजिएगा बच्चों, 3। कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। b का मान आपने 3 लिया, फिर लिख दीजिए अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से b का मान अगर 3 है तो प्रमेय से r का मान 0, 1 या 2 हो सकता है। फिर क्या करेंगे? प्रत्येक स्थिति में हम एक एक घन का रूप देखने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्येक स्थिति निकालिए। स्थिति 1 यहाँ देखेंगे बच्चों, यदि r का मान है 0 तब जो a है वो होगा 3q + 0 तथा घनफल करने पर a³ इक्वल टू आ जाएगा 3q का क्यूब। 3q + 0 3q हो जाएगा, उसका घन करेंगे तो 3q का क्यूब। यहाँ से a³ इक्वल टू आ जाएगा 27q³। 3 का घन क्या हो जाएगा? 27 और q का घन q³। इसमें से अगर आप 9 उभयनिष्ठ लेंगे तो 3q³। 9 क्यों उभयनिष्ठ ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे लिखना है 9 मल्टीप्लाई पूर्णांक। m क्या है? कोई पूर्णांक। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई पूर्णांक प्लस 1 के रूप में। तो 9 कॉमन ले लूँगा, उसके बाद में जो बचेगा उसको मैं लिख दूँगा m। तो ये हो जाएगा a का क्यूब हो गया 9m के रूप का, जहाँ m क्या है? वो है 3q³ जो कि क्या है? एक पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। फिर आ जाइए स्थिति 2 में। स्थिति 2 यहाँ पर लिखेंगे, यदि r बराबर 1 है तब a इक्वल टू हो जाएगा 3q + 1 तथा a का क्यूब हो जाएगा 3q + 1 का क्यूब
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बच्चों? ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। इस बीजीय सर्वसमीका का प्रयोग कीजिए और 3q + 1 का होल क्यूब बच्चों 3q + 1 का होल क्यूब आप ज्ञात कीजिए तो आपके पास आ जाएगा a क्यूब इक्वल टू 27q³ प्लस 3a² b, a² 3q का स्क्वायर 9q², 3 से गुणा करेंगे 27q², फिर उसको 1 से गुणा करेंगे b यानी 1, तो आ जाएगा 27q²। ये आ जाएगा 27q² प्लस बच्चों कितना 3ab, 3 गुणा 3q प्लस b², 1 का स्क्वायर 3ab², 3 गुणा 3q गुणा 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q, और ये b का क्यूब अर्थात 1 का क्यूब 1। अब इन सब में से 9 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, a क्यूब हो जाएगा 9, 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1, इसको लिख दीजिए m, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक a का घन आ गया 9m प्लस 1 के रूप का, जहां m बराबर है 3q³ प्लस 3q² प्लस q बराबर पूर्णांक। ये क्या है? कोई पूर्णांक है बच्चों। दोनों स्थितियां हमने देखी, अब बच गई है स्थिति 3, उसको भी देख लेते हैं। स्थिति 3, यहाँ पर देखिए यदि r बराबर 2 है तब a इक्वल टू हो जाएगा 3q + 2 तथा a क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3q + 2 का क्यूब, अर्थात देखिए 27q³ प्लस 3a² b, 27q² गुणा 2 अर्थात 54q², फिर 9q गुणा 4, 9q × 4 यानी कि 36q प्लस 2 का क्यूब 8। इन सब में से 9 कॉमन आ जाएगा तो लिखेंगे 9 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q प्लस 8, जिसको आप लिख देंगे 9m प्लस 8, जहाँ अब के m क्या है 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर पूर्णांक है। तो अगर हम तीनों केसों को एक साथ देखें, तीनों स्थितियों को एक साथ देखें, r बराबर 0 वाली, 1 वाली और 2 वाली स्थिति को देखें, तो धनात्मक पूर्णांक a का घनफल है 9m के रूप का, 9m + 1 के रूप का, या बच्चों 9m + 8 के रूप का। अतः लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमें दर्शाना था, हैंस प्रूफ, जहां m क्या है बच्चों? एक पूर्णांक है। उम्मीद करता हूं प्रश्नावली 1.1 और इसके सारे सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। आप पुनः एक बार इन्हें दोहराएंगे बच्चों। खुश रहिए, धन्यवाद।